हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद आईएएस चैनल में। दोस्तों, कल की जो क्लास हुई थी दोस्तों, मैंने ज्वालामुखी के प्रकार के बारे में बता दिया हुआ था। और आज की दोस्तों जो बेहतरीन मैं क्लास शुरू करने जा रहा हूं दोस्तों, आज का जो टॉपिक रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित आकृतियाँ। ठीक दोस्तों, तो अगर दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की बेहतरीन सी क्लास मैं शुरू करने जा रहा हूँ, ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित आकृतियाँ। ठीक है दोस्तों, ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित आकृतियाँ। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं ज्वालामुखी क्रिया से कौन कौन सी आकृतियाँ निर्मित होती हैं। आपको मैं चित्र में बना करके दोस्तों क्या दिखाता हूँ, ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित आकृतियाँ कौन कौन सी हैं। ठीक है दोस्तों, एक हमारा ये आपका कुछ इस तरीके से चित्र हो गया, ज्वालामुखी में क्रिया से निर्मित आकृतियाँ कौन कौन सी होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों एक कुछ इस तरीके से ये आकृति बना लेते हैं। और इधर दोस्तों बात की जाए तो कुछ इस तरीके से आकृति बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, और इनको दोस्तों आप इस तरीके से भर लेते हैं, इन आकृतियों को ऐसे करके इस तरीके से ये दोस्तों, इसी प्रकार इसमें भी इनको ऐसे भर लेते हैं, ऐसे करके ऐसे, और इसी प्रकार इसमें भी ऐसे करके इनको क्या भर लेते हैं, ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित आकृतियों को। ठीक है दोस्तों, ऐसे यहाँ पर भर लेते हैं, जिसमें से ये जो आप आकृति इस तरीके से देख रहे हैं, ये ऐसे जो बनी हुई है इस वाली आकृति को, ठीक है ना, ये दोस्तों ये आपकी कुछ इस तरीके से आकृति है। ठीक, इस आकृति को दोस्तों बोला जाता है बैथोलिथ। इस वाली आकृति को दोस्तों बोलते हैं क्या, बैथोलिथ। बैथोलिथ। ठीक है ना दोस्तों, इस वाली आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं, बैथोलिथ। ये यानी कि पृथ्वी भूगर्भ के अंदर ही बनती है, ज्वालामुखी क्रिया से सबसे नीचे आकृति बनती है। ये दोस्तों क्रेटर से बाहर दोस्तों आपका लावा या मैग्मा बाहर नहीं आ पाता है। ठीक है ना, ये अंदर ही दोस्तों आकृति बनती है, बैथोलिथ। इसके बाद दोस्तों बात करें, कुछ आपको एक आकृति इस तरीके से आपको मिलेगी दोस्तों, ऐसे बनी हुई आकृति इस तरीके से। ये आकृति का जो स्वरूप होगा दोस्तों, ये कुछ इस तरीके से ऐसे बनी हुई मिलेगी। इस तरीके से दोस्तों ये आकृति बनी हुई मिलेगी आपको वहाँ पर ज्वालामुखी क्रिया के समय। ठीक है ना, जब गर्म मैग्मा दोस्तों बाहर आकर आता है, ये ऐसी आकृति दोस्तों आपको मिलेगी। इसे दोस्तों बोला जाता है लेपोलिथ। ठीक है दोस्तों, यानी ये जो आकृति है, इस आकृति को दोस्तों बोलते हैं लेपोलिथ। ठीक है दोस्तों, इसके विपरीत दोस्तों हम लोग बाहर बात करें तो दोस्तों आपको कुछ लहरदार इस तरीके से आकृति मिलेगी, ऐसे करके लहर के आकार की दोस्तों इस तरीके से आकृति आपको मिलेगी, मोड़दार इस तरीके से दोस्तों आपको आकृति ऐसे मिलेगी ज्वालामुखी क्रिया के दौरान दोस्तों। ठीक है ना, इस वाली आकृति को दोस्तों हम लोग बोलते हैं फैकोलिथ। ठीक है ना दोस्तों, फैकोलिथ यानी लहरदार आपको दोस्तों आकृति इस तरीके से मिलेगी, और इसी आकृति को दोस्तों क्या हम लोग बोलते हैं, फैकोलिथ। इसके बाद दोस्तों जब आप ऊपर जाएंगे तो कुछ इस तरीके से आकृति आपको मिलेगी दोस्तों, ऐसे कटोरे की आकार की दोस्तों, इस तरीके से ये आपको आकृति मिलेगी, इस तरीके से उल्टे कटोरे के आकार की ये आकृति। ठीक है ना, उल्टे कटोरे के आकार की आकृति दोस्तों मिलेगी, और इस आकृति को दोस्तों बोला जाता है लोकोलिथ।
लोकोलिथ, इसे दोस्तों हम लोग बोलते हैं लोकोलिथ। लोकोलिथ, ये वाली आकृति दोस्तों क्या कहलाएगी? लोकोलिथ। लोकोलिथ ज्वालामुखी क्रिया में दोस्तों, ठीक। इसके बाद दोस्तों एक आकृति आपको कुछ इस तरीके से ऐसे मिलेगी, बिल्कुल पतली सी दोस्तों, ऐसे करके ये आकृति आपको मिलेगी कुछ इस तरीके से दोस्तों। इस तरीके से आकृति आपको मिलेगी। इस वाली आकृति को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? इसे दोस्तों हम लोग सिल कहते हैं। सिल कहते हैं, यानी इस वाले आकृति को सिल। ये पतली होती है और क्षैतिज होती है। और जब ऊर्ध्वाधर आकृति दोस्तों थोड़ी मोटाई में ज़्यादा मिलेगी, इस तरीके से ऐसे मोटाई में ऐसे ज़्यादा आकृति मिलेगी दोस्तों, ठीक है ना। ये इस तरीके से मोटाई में ज़्यादा आकृति जब मिलेगी, ठीक है ना दोस्तों, ये ऐसे करके, तो इस वाली आकृति को दोस्तों, ठीक है ना, हम लोग क्या बोलते हैं? डाइक कहते हैं। इसे हम लोग डाइक कहते हैं। डाइक, डाइक दोस्तों कहते हैं, डाइक कहते हैं। तो ज्वालामुखी क्रिया में दोस्तों आप लोगों को ये आकृति वहाँ पर मिलेंगी देखने को, जो ज्वालामुखी क्रिया के दौरान हमें क्या बनती हुई दिखाई देती हैं। ठीक है दोस्तों। अब मैंने कल दोस्तों बताया हुआ था पृथ्वी के अंदर जो पाया जाता है, ठीक है ना दोस्तों, पृथ्वी के अंदर वाले भाग को दोस्तों हम लोग लावा कहते हैं। और जब यही लावा पृथ्वी के भूपटल के ऊपर आ जाता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मैग्मा। तो ये दोस्तों पृथ्वी के अंदर की आकृति है बैथोलिथ, ठीक है ना। इसी प्रकार ये मैग्मा आपका ऊपर आता है पृथ्वी में, तो इस तरीके की आकृति दरारों में ये भर जाता है। और भर जाने से दोस्तों मैग्मा क्या जमा हो जाता है और इस तरीके से आकृति बन जाती है। इसे हम लोग लेपोलिथ कहते हैं दोस्तों। और जब यही आकृति दोस्तों लहरदार बन जाती है, ऐसे रूप ले लेती है, इस लहरदार आकृति को दोस्तों हम लोग फैकोलिथ कहते हैं। और जब दोस्तों उल्टी कटोरे के आकार की आकृति हमें मिलती है दोस्तों, तो इस वाली आकृति को लोकोलिथ। और जो दोस्तों ये क्षैतिज और पतली आकृति मिले क्षैतिज, तो ऐसी दोस्तों आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं? सिल। और ऊर्ध्वाधर और मोटाई में थोड़ी ज़्यादा मिले दोस्तों, तो इस प्रकार की आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइक कहते हैं। डाइक कहते हैं। क्लियर दोस्तों ना। ये गर्म मैग्मा के बाहर निकलने से दोस्तों क्या ये आकृति हमारी बनती हैं, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? डाइक कहते हैं। डाइक कहते हैं। तो ये आकृतियों को दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों बैथोलिथ की बात करें तो ये दोस्तों ये लंबे तथा उभरे हुए गुंबद के आकार के होते हैं। लंबे तथा इनके निर्माण में ग्रेनाइट का प्रमुख योगदान है। मतलब दोस्तों ये जो आप आकृति देख रहे हैं बैथोलिथ, यहाँ पर दोस्तों हम लोग हेडिंग डालते हैं बैथोलिथ। ठीक है दोस्तों, हेडिंग यहाँ पर हम लोग डालते हैं बैथोलिथ। ठीक है ना दोस्तों, ये हेडिंग हम लोग डालते हैं बैथोलिथ। और इसमें दोस्तों कुछ जो पॉइंट है उन पॉइंट पर हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों थोड़ा मैं इंक डाल लेता हूं दोस्तों, ताकि आपको क्लियर दिखे और मैं अच्छे से फिर इन सभी आकृतियों के बारे में कुछ पॉइंट है दोस्तों और मैं लिख दूं। और आप लोग दोस्तों अच्छे से नोट्स बनाइए। जो भी मैं सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा दोस्तों सब ऑप्शनल आपके सब्जेक्ट चलेंगे और बहुत डिटेल से दोस्तों चलेंगे। मुझे लगता नहीं है कि आपको इन सभी चीज़ों में दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम आए। इस कारण से दोस्तों मैं बहुत अच्छे से सब्जेक्ट कंप्लीट करा रहा हूँ और हर छोटी से छोटी चीज़ दोस्तों मैं ध्यान दे रहा हूँ जहाँ जहाँ से सवाल पूछे गए हैं, चाहे वो PCS हो, चाहे IAS हो दोस्तों, और चाहे अदर में कोई भी एग्ज़ाम हो। इसलिए मैं हर छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में लेकर चल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो हेडिंग दोस्तों पड़ी हुई है बैथोलिथ। बैथोलिथ इसमें दोस्तों एक पॉइंट लिखते हैं, क्या है ज़रा देख लेते हैं बैथोलिथ के बारे में। ये लंबे तथा उभरे हुए गुंबद के आकार के होते हैं। ये लंबे तथा उभरे हुए
गुंबद के आकार के होते हैं, उभरे हुए गुंबद के आकार के होते हैं, गुंबद के आकार के होते हैं, गुंबद के आकार के दोस्तों क्या होते हैं, होते हैं। इनके निर्माण में ग्रेनाइट का प्रमुख योगदान रहता है। इनके निर्माण में, इनके निर्माण में, इनके निर्माण में ग्रेनाइट का अधिक योगदान रहता है, या ग्रेनाइट का दोस्तों आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, प्रमुख योगदान रहता है। ग्रेनाइट का प्रमुख योगदान रहता है, योगदान रहता है। ठीक है दोस्तों, यानी बैथोलिथ जो आकृति है दोस्तों, ये एक लंबी आकृति और उभरे हुई गुंबद के समान होती है, और इसका निर्माण में दोस्तों ग्रेनाइट का जो उपयोग होता है वो प्रमुख रहता है दोस्तों। ठीक है ना, यानी कि इसके निर्माण में दोस्तों ग्रेनाइट का जो उपयोग होता है ये आपका क्या प्रमुख रहता है। ठीक, ये आपकी थी दोस्तों आकृति बैथोलिथ के बारे में, बैथोलिथ के बारे में। ठीक दोस्तों, बैथोलिथ के बारे में। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं लैकोलिथ, या दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं लेपोलिथ। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं अगली आकृति लैपोलिथ। लैपोलिथ, इसमें दोस्तों हम लोग क्या बात कर लेते हैं लैपोलिथ। जब लावा का जमाव धरातल के नीचे जब लावा का जमाव धरातल के नीचे तस्त्री नुमा स्थला आकृति का निर्माण हो जाता है। धरातल के नीचे जब लावा का जमाव धरातल के नीचे तस्त्री नुमा आकृति, जब लावा का जमाव धरातल के नीचे तस्त्री नुमा आकृति, जब लावा का जमाव धरातल के नीचे तस्त्री नुमा आकृति के समान हो जाता है, तस्त्री नुमा आकृति के समान हो जाता है, इसे लैपोलिथ कहते हैं, इसे लैपोलिथ कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी जब लावा, जो आपका लावा होता है, जब दोस्तों इस धरातल के नीचे इसका जमाव कैसा तस्त्री नुमा हो जाता है, यानी तस्त्री के आकार का हो जाता है, तो इसी आकृति को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, लैपोलिथ कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर ना। तो चलिए दोस्तों, इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं अन्य आकृतियों को लेकर। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं अन्य आकृतियों को लेकर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अन्य में अगली आपकी हेडिंग पड़ी है फैकोलिथ, और फैकोलिथ की आकृति दोस्तों ये है, जरा देखिएगा कैसी है, लहरदार इस तरीके से, जैसे कि दोस्तों पर्वत नहीं मोड़दार होते हैं, मतलब इस तरीके से ऐसे मुड़े हुए, ऐसे मोड़दार जो पर्वत होते हैं, तो इस प्रकार की जब आकृति का निर्माण होता है दोस्तों, इसे क्या बोलते हैं, फैकोलिथ। मतलब दोस्तों अगर इस आकृति को सही से बनाया जाए तो फैकोलिथ की दोस्तों आकृति आपकी कैसी होगी, जरा देख लेते हैं। इस तरीके से ऐसे मोड़दार पर्वत के रूप में ये फैकोलिथ की दोस्तों आकृति बनेगी, ये। ठीक है ना, ये यानी मोड़दार पर्वतों के रूप में जिस आकृति का निर्माण होता है दोस्तों, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फैकोलिथ कहते हैं,
फैकोलिथ कहते हैं। इस तरीके से मोड़दार पर्वत ऊपर नीचे, ठीक है ना। इसी मोड़दार पर्वत के दोस्तों ऊपर उठे हुए भाग को अवनति और नीचे धसे हुए भाग को अपनति कहते हैं दोस्तों, ठीक। यानी ज्वालामुखी क्रिया के दौरान जब मोड़दार पर्वतों की आकृति का निर्माण होता है, जिनके बीच में दोस्तों क्या लावा आकर जम जाता है, और जब ऐसी मोड़दार पर्वतों की आकृति का निर्माण होता है तो उसे दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, फैकोलिथ कहते हैं। फैकोलिथ कहते हैं। क्लियर दोस्तों, फैकोलिथ। इसके बाद दोस्तों अगली आकृति है सिल, यानी कि जब लावा का जमाव क्षैतिज रूप में होता है तो इस आकृति को सिल कहते हैं। जैसे दोस्तों ये देखिएगा, यानी कि जब लावा इस तरीके का जमाव हो जाता है क्षैतिज अवस्था में तो इस प्रकार की जो आकृति होती है जिसे सिल कहते हैं। और दोस्तों ये पतली आकृति होती है, ठीक है ना। इसी प्रकार दोस्तों डाइक की बात करें तो ये भी एक सिल का रूप है, बस अंतर क्या है, ये ऊर्ध्वाधर दोस्तों आकृति है, यानी जब लावा का जमाव ऐसे बीच में ऊर्ध्वाधर, बीच में यहाँ पर अंदर जाके और ऐसे जम जाता है और इस तरीके से ऊर्ध्वाधर आकृति का निर्माण होता है, ठीक। तो उस ऊर्ध्वाधर आकृति को ही दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, डाइक कहते हैं। डाइक कहते हैं, ठीक है दोस्तों। यानी जब लावा का जमाव मोड़दार पर्वत के रूप में हो तो उसे फैकोलिथ, और जब लावा का जमाव दोस्तों क्षैतिज हो इस तरीके से तो उस आकृति को सिल, और जब लावा का जमाव दोस्तों ऊर्ध्वाधर हो तो उस आकृति को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, डाइक कहते हैं। डाइक कहते हैं। तो ये दोस्तों ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित आपकी क्या आकृतियां थी जो आप लोगों ने देख ली हुई। तो चलिए दोस्तों अब आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे की बात करते हैं। आप लोग दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित बाह्य आकृतियां। अभी तक दोस्तों हम लोग देख रहे थे आंतरिक आकृतियां, यानी अंदर किस प्रकार की आकृतियां बनती थी, और अब दोस्तों हम लोग देखेंगे किस प्रकार की बाह्य आकृतियां, ठीक दोस्तों। जिसमें से दोस्तों सबसे पहली जो आपकी आकृति बनी हुई है इसे दोस्तों बोला जाता है सिंडर शंकु कहते हैं। सिंडर शंकु कहते हैं, सिंडर शंकु दोस्तों, ठीक है ना। यानी कि सिंडर ज्वालामुखी या सिंडर शंकु। तो दोस्तों अगर बात करें सिंडर शंकु तो इसका निर्माण धूल राख व विखंडित विखंडित पदार्थों से हुआ है। विखंडित पदार्थों से हुआ है, ठीक है ना दोस्तों, हुआ है। यानी कि धूल राख और दोस्तों क्या विखंडित जो पदार्थ होते हैं, विखंडित धूल राख और अन्य कण में जो दोस्तों विखंडित पदार्थ होते हैं, ठीक, इन पदार्थों से जब ये दोस्तों इस पाइप के द्वारा और क्रेटर के मुख से बाहर आते हैं, यानी कि मैग्मा जब बाहर आता है दोस्तों तो उसमें कई सारे विखंडित पदार्थ होते हैं जैसे धूल राख और अन्य विखंडित पदार्थ। तो इनके मिलने से दोस्तों जिस आकृति का निर्माण होता है, यानी कि मैग्मा वो जम जाता है, तो इस प्रकार की आकृति को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, सिंडर शंकु या सिंडर ज्वालामुखी कहते हैं। सिंडर ज्वालामुखी कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना। यानी इनका निर्माण धूल राख और विखंडित पदार्थों से हुआ है, और इस प्रकार की जब आकृति का निर्माण होता है दोस्तों तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिंडर शंकु कहते हैं। सिंडर शंकु कहते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं मिश्रित शंकु। तो इनका निर्माण दोस्तों धूल राख कण आदि के मिश्रण से हुआ है। इस शंकु का निर्माण धूल राख व कण आदि के
आदि के मिश्रण से, आदि के मिश्रण से हुआ है, आदि के मिश्रण से हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये आपका है। यानी जो मिश्रित शंकु है दोस्तों, जब मैग्मा पृथ्वी के बाहर निकल के आएगा तो इसमें दोस्तों धूल, राख, कण भी होते हैं। इस पाइप के थ्रू बाहर निकलेगा दोस्तों तो धूल, राख, कण इस तरीके से ये इससे निकलेगा तो इधर भी फैलेगा, इधर भी। और दोस्तों इसके बाद इसका क्या जमाव हो जाता है, और इस जमाव से दोस्तों जो आकृति बनती है उसे मिश्रित कहते हैं। मिश्रित का मतलब ये धूल, राख व कण आदि के मिक्सचर से बनी हुई है। इस कारण से दोस्तों इसे हम लोग क्या मिश्रित आकृति कहते हैं, मिश्रित आकृति कहते हैं या मिश्रित शंकु कहते हैं। इसके बाद दोस्तों परिपोषित शंकु, जरा दोस्तों आप लोग ध्यान से देखिएगा, आपको लिखना क्या है। परिपोषित शंकु मतलब जैसे दोस्तों ये आपका मुख्य पॉइंट है दोस्तों, जहां से गर्म आपका लावा इसके थ्रू जाता है और बाहर ये मैग्मा हो जाता है। तो दोस्तों जैसे मान लेते कोई ऐसी खराबी आ गई जिस कारण से ये वाला पाइप जाम हो गया, ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, और जो गर्म अंदर पृथ्वी के अंदर लावा है वो दोस्तों कुछ इस तरीके से ऐसे बाहर निकल गया, गर्म लावा ऐसे करके ये पाइप जाम हो गया दोस्तों, और बीच बीच में यहाँ से दोस्तों गर्म मैग्मा ये आपका बाहर निकल गया, इधर उधर से अन्य छिद्र हो गए दोस्तों। ठीक, जैसे ये पाइप है यहाँ से जाम हो गया तो कुछ इधर से ऐसे निकल गया मैग्मा, कुछ इधर से ऐसे निकल गया, ऐसे मैग्मा निकल गया, तो इनके दरारों में दोस्तों भर जाता है, और दरारों में भर जाने से इस प्रकार की जिस आकृति का निर्माण होता है उसे दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, परिपोषित शंकु कहते हैं, परिपोषित शंकु कहते हैं। क्लियर दोस्तों, यानी इस प्रकार की आकृति को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, परिपोषित शंकु, परिपोषित शंकु दोस्तों। ठीक है ना, परिपोषित शंकु। तो चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दो आकृति दोस्तों और है, मैं उन पर भी आपको चर्चा करवा देता हूं। चलिए दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं, और दो प्रकार की बाह्य आकृतियां थी, इन आकृतियों के बारे में दोस्तों। ठीक है ना, तो यानी दोस्तों हेडिंग पड़ी हुई है सील्ड ज्वालामुखी या सील्ड शंकु। दोस्तों जरा देखिएगा, लावा में सिलिका की मात्रा कम होती है जिससे लावा पतला होता है और दूर तक फैलता है। यानी कि दोस्तों लावा में जो सिलिका की मात्रा है वो कम होगी, और सिलिका की मात्रा कम होने से लावा पतला होगा, और पतला होने से दोस्तों ये दूर तक फैलेगा। जैसे पानी आप दोस्तों मान के चलिए आप कहीं पर बहाइए तो दूर तक जाता है दोस्तों। अगर वही गोंद को आप लोग क्या नाम किसी फर्श या ज़मीन पर फेंकिए तो वो गाढ़ा होता है, इतनी दूर तक नहीं जाएगा। तो दोस्तों यही है, यानी कि ये जो लावा आपका पतला जब ये निकलेगा यहाँ से तो इस तरीके से ये दूर तक फैलेगा, और इससे जिस आकृति का दोस्तों निर्माण होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सील्ड शंकु कहते हैं या सील्ड ज्वालामुखी कहते हैं। इसके बाद दोस्तों एसिड लावा शंकु, अगला दोस्तों आपका ये है। अब इसमें क्या है, लावा में सिलिका की मात्रा अधिक होती है जिससे लावा गाढ़ा होता है और कम फैलता है। जैसे दोस्तों ये देखिए, जैसे गोंद है दोस्तों, आप लोग फर्श पर फेंकिए तो ज़्यादा दूर तक नहीं फैलेगी, वहीं पानी फेंकिए तो दूर तक जाएगा दोस्तों। तो आप देखिएगा जब ये गाढ़ा होगा लावा ये, तो ये दोस्तों ज़्यादा दूर तक नहीं फैल पाएगा, जिस कारण से जिस आकृति का निर्माण होता है उसे दोस्तों हम लोग क्या एसिड लावा शंकु कहते हैं, एसिड लावा शंकु कहते हैं। ठीक है ना, यानी सील्ड शंकु लावा में सिलिका की मात्रा कम होती है जिससे लावा पतला होता है और दूर तक फैलता है। एसिड लावा शंकु लावा में सिलिका की मात्रा अधिक होती है जिससे लावा गाढ़ा हो जाता है और ये कम फैलता है। तो इनसे जो जिस आकृतियों का निर्माण होता है गाढ़े से वाली से उसे एसिड लावा शंकु, और पतले वाली से दोस्तों सील्ड शंकु का क्या निर्माण होता है। ठीक दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये दोस्तों आपका पूरा चैप्टर था ज्वालामुखी। मैंने देखा ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित आंतरिक आकृतियां इससे पहले, और इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा बाह्य आकृतियां, और मैंने इस चैप्टर को दोस्तों बहुत अच्छे से कंप्लीट कर दिया हुआ है। अब दोस्तों आपका काम बचा हुआ है। अगर दोस्तों लग रहा है कि मैं लेवल आपके आईएएस का दे रहा हूँ या सिविल एग्जाम के जो भी हैं या अन्य जो भी हैं, तो दोस्तों आप लोग लाइक करें,
सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी लोगों का धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।